खुशी होगी। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। आज की पहली कहानी हमें भेजी है हिमाचल प्रदेश से शिवम ने। बढ़ते हैं शिवम की घटना की ओर। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज से 13 साल पहले की है। बात तब की है जब मैं और मेरे भाई बहन मेरी नानी के घर पे गए हुए थे। हम गर्मियों की छुट्टियों में वहां पे घूमने के लिए गए हुए थे। हमें वहां पे गए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन हमारे घर वालों ने हमें साफ मना कर दिया था कि हमें पड़ोसियों के घर के आसपास नहीं जाना है और ना ही उनसे ज्यादा बातचीत करनी है। वो काफी अजीब लोग हैं। मुझे 2 या 3 दिन बाद ही पता चल गया कि वहां पे एक तकरीबन 16 साल की लड़की रहती है, जिसके बारे में सब लोग कहते हैं कि उसके ऊपर कोई साया आया हुआ है। मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती थी कि उसके अंदर शैतान आ गया है। उस लड़की का नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मेरी नानी बताती थी कि उस लड़की को पहले तरह तरह की फुसफुसाने की आवाजें आती थी और उसके बाद उसने कहा कि वो कई लोगों के चलने की आवाज सुन पा रही है, उन जगहों पे भी जहाँ पे कोई नहीं होता। धीरे धीरे उस लड़की ने खाना खाना कम कर दिया, सोना भी। तो रात में जब वो सोती तो उसके कमरे में से जोर से चिल्लाने की आवाजें आती, लेकिन जब उसके मम्मी पापा उसके कमरे में जाके देखते तो वो आराम से बेड पे सो रही होती। ये काफी अजीब था। इससे भी ज्यादा अजीब और डरावना ये था कि अगले दिन जब वो सुबह उठती, उसकी बॉडी पर अलग अलग जगह पे तरह तरह के निशान बन जाते। पहले तो उसके घर वालों ने इस बात को थोड़ा इग्नोर किया, बाद में लेकिन सबको इस बात पे यकीन हो गया कि उसके ऊपर कुछ न कुछ ऊपरी साया है। इसीलिए उसके घर वालों ने एक पंडित को अपने घर पे बुलाया। पंडित ने आके उनके घर में हवन भी किया और काफी देर तक पूजा अर्चना हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उस लड़की के मम्मी पापा को उनके बाकी बच्चों को दूसरी जगह पे भेजना पड़ा, क्योंकि उसकी जो हरकतें थी वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि जब वो उनके घर के सामने से या फिर आसपास से गुजरते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके बाद अजीब अजीब से साए या फिर अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। उस समय वहां पे मेरी मौसी के बच्चे भी आए हुए थे और जब हमने इस बारे में बात करी तो उन्होंने बताया कि वो उससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो लोग उस दुकान पे सामान लेने के लिए भी नहीं जाते जो उनके घर के पास है, उसके बजाय वो काफी दूर वाली दुकान से सामान लेते हैं। वो घर दरअसल हमारे पड़ोस पे 2 घर छोड़ने के बाद था। मैं आपसे अब झूठ क्या ही कहूँ, उस समय मैं भी डरा तो हुआ था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी इच्छा भी थी। अगर आप एक 14-15 साल के लड़के हो तो आप इस बात को समझ ही सकते हो कि इन सब चीजों को देखने में कितना ज्यादा हमें मजा आता है। मुझे भी डर के साथ साथ उसे देखने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी, कुछ ऐसा देखने की जो मुझे नहीं देखना चाहिए। तो हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह मैंने अपनी नानी जी को बात करते हुए सुना कि बीती रात कुछ बड़ा हुआ है। उनकी थोड़ी और बात सुन के ये पता चला कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर के पीछे वाले दीवार पर रात में एक बहुत बड़ा खून का धब्बा मिला है। उनकी पूरी दीवार खून से सनी हुई है और हैरानी की बात यह है कि किसी को भी नहीं पता कि वो खून है किसका। उन्होंने फिलहाल के लिए दीवार को धो दिया है और उसके बाद उस दीवार पर उन्होंने सुबह सुबह ही पेंट भी करवा दिया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से पंडित को अपने घर पे बुलाया है। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे और उनके घर पे आज फिर से हवन होने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी एक हैरानी की घटना घटी। जब पंडित हवन करने के लिए आया तो हम भी उस घर के पास से निकल रहे थे, तो हमने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। मेरी नानी ने कहा था कि उन्होंने दीवार को धो दिया है, लेकिन जब हमने उस दीवार को देखा तो उस दीवार पे अब भी खून के निशान साफ दिख रहे थे। ये देखकर मेरे छोटे भाई बहन तो भाग भी गए, लेकिन मैं थोड़ी देर तक घूरने के बाद ही गया वहां से। उनके घर में उस दिन बहुत लंबी पूजा चल रही थी, यहाँ तक कि 6 घंटे पूजा करने के बाद एक दूसरा पंडित आया था और उसके बाद वो पंडित पूजा करने लगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरी नानी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे उस घर की तरफ नहीं जाना है,
या फिर किसी भी बच्चे को नहीं, वरना हो सकता है वो जो भी ऊपरी साया है वो हम में से किसी को अपनी चपेट में ले ले। उनके घर का डर इतना ज्यादा था कि हवन में कोई बाहर का इंसान शामिल भी नहीं होने आया था। जो औरतें कुछ आई थीं, वो उनके घर के बाहर गेट पे ही दरी बिछा के बैठी हुई थी। हमने इसी मौके का फायदा उठाया। हम उन्हीं औरतों को पीछे से उनसे ये कह गए कि हमें कुछ काम है, अंदर की ओर चले गए। दरअसल पूजा छत पे हो रही थी और हम चाहते थे कि हम उनके घर में उस लड़की को एक बार देख लें। लेकिन यकीन मानिए, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हम सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ ही रहे थे कि अचानक से किसी लड़की के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज काफी ज्यादा भयानक थी, इतनी कि मेरी छोटी बहन वहां से भागकर घर चली गई। उसके बाद किसी के गुर्राने की भी आवाज आने लगी, लेकिन ये गुर्राने की आवाज उस लड़की की नहीं थी, इतना तो मैं 100% कह सकता हूँ। उस लड़की के अलावा कोई और भी था जो कि ऐसी आवाजें निकाल रहा था। सभी लोग ऊपर छत पे थे या फिर नीचे, लेकिन सिर्फ मैं ही ऐसा था जो कि उस समय ऊपर सीढ़ियों पर बढ़ रहा था उस लड़की के पास। अचानक से उस लड़की की आवाज आने लगी, मेरी मदद करो, मेरे पास आओ। यह आवाज सुनकर मेरी एक बार को हालत ही खराब हो गई। मेरी शर्ट पूरी पसीने में भीग गई। मैं बहुत ही धीरे से ऊपर वाले कमरे के पास गया। कमरे के बाहर से ही कुंडी लग रही थी और मैंने धीरे से बस वो कुंडी खोली और पहले तो मैं उस होल में से देखा, और जो मैंने देखा वो मैं शायद ही कभी भूल पाऊं। मैंने देखा कि उन लोगों ने अपनी ही बेटी को बेड पे से बांध रखा है। उसके शरीर पे रस्सियों से उसके हाथ पांव बांधे गए थे। सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी, उसका शरीर बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। वो बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा लग रही थी और जिसके शरीर पे बिल्कुल भी मांस ना हो। ये सब मैं देख तो रहा था उस छोटे से छेद में से, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक से ऐसा लगा मुझे कि वो सीधा मेरी आंखों में ही देख रही है और मेरी तरफ मुंह करके उसने एक बहुत ही अजीब सी स्माइल दी। वो स्माइल इतनी ज्यादा भयानक थी कि मेरी डर के मारे हालत ही खराब हो गई। मैं वहां से सीधा भाग के अपने घर चला गया। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन तब से एक बहुत ही अजीब घटना शुरू हो गई। मैं जब भी सोता तो मुझे सपने में वही दिखाई देने लगती, वही लड़की, और सबसे भयानक बात थी उसकी वही स्माइल। उसी से मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। वो लड़की जिस हालत में बेड पे लेटी हुई थी, मुझे उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जिंदा भी बचेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब हम लोगों को घर जाना था, लेकिन उसी दिन सुबह सुबह एक बुरी खबर आई। उस लड़की की सुबह सुबह 3 बजे मौत हो गई। कारण वैसे तो कहने को किसी को नहीं पता था, लेकिन अंदर ही अंदर सभी लोग जानते थे कि उस लड़की के साथ पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा था, उसकी मौत उसी वजह से हुई थी। ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि उसके ऊपर कोई साया ही आया था या फिर किसी ने काला जादू करवाया, लेकिन उसके खुद के घर वालों का यही कहना था कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू करवाया है, जिसकी वजह से उनकी बेटी चली गई। उस लड़की की मम्मी की हालत उसकी मौत के बाद बहुत खराब हो गई और उसके बाद वो डेली कहने लगी कि मुझे अपनी बेटी दिखाई देती है। हमेशा ही वो उसके कमरे के बेड की तरफ ही इशारा करती और कहती, वो देखो वो बेड पे लेटी हुई है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि कई बार रात में ऐसा होता कि उसके बेड पे ऐसे निशान आ जाते मानो उन पे कोई वाकई में लेटा हुआ हो। ये घटना हमारे पूरे एरिया में फैल गई। सभी लोग उनसे एक बार तो डरने लगे, ये सोच के कि कहीं उनके घर के आसपास भी गए तो कहीं उनके ऊपर भी कुछ ऐसा ना हो जाए। इस घटना के बाद से उनके घर वालों को नॉर्मल होने में काफी टाइम लग गया। अब तो इस घटना को काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन जो चीज मैं आज भी नहीं भुलाऊं वो है उस लड़की की वो खौफनाक स्माइल। पता नहीं कैसे बंद दरवाजे के पीछे से भी वो मुझे देखने लगी और उसका वो चेहरा मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी जो कि हमें शिवम ने भेजी थी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। हमारे यहाँ इंडिया में आप जहां चाहो वहां जाओ,
लेकिन आपको हर जगह पे भूतों की कहानियां जरूर सुनने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसी कहानियां जिनकी घटनाओं पे कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन इन्हें सुनने में मजा बहुत आता है। यही कह के सभी लोग कई सालों से एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुनाते आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये एक मजाक तक सीमित है? क्या ऐसा नहीं है कि ये सच में हो? मुझे अच्छे से याद है, रात के समय जब लाइट चली जाती थी तो एरिया के हमारे सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठा हो जाते थे और एक भैया थे जो कि हमें रात के समय ऐसी ही कहानियां सुनाते थे, जिन्हें सुन के हम बहुत डरते थे। अलग अलग चीजों के बारे में हमने बचपन की कहानियों से बहुत कुछ जाना। रात के समय फियर फाइल्स जब जी टीवी पे आता था तो सभी लोगों की हालत खराब हो जाती थी। मुझे याद है, मैं जब भी फियर फाइल्स का एपिसोड देखता था तो रात के समय मैं टॉयलेट नहीं जाता था। उस समय जो डर था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और मैं बड़ा हो गया और धीरे धीरे खत्म हो गया मेरे अंदर का वो डर उन अनजानी चीजों से जो मुझे पहले बहुत सताता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार मेरी हालत क्या होने वाली है। घटना तब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। दरअसल हमें शिफ्ट किए हुए इस जगह पे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। ये एरिया कुछ खास डेवलप्ड नहीं था। मतलब आसपास की कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनका कंस्ट्रक्शन का काम अब भी जारी था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं बहुत डरता था, लेकिन अब मेरा डर बिल्कुल गायब हो चुका था। अब मैं काफी बदल चुका था। लेकिन जो घटना तब मेरे साथ हुई उसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी, शायद जिंदगी भर के लिए। गर्मियों की छुट्टियां पड़ने ही वाली थी कि एक दिन शाम के समय मेरी पड़ोस में रहने वाली आंटी आई और उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि उन्होंने बीती रात एक चुड़ैल को देखा है। उसको हमारे यहाँ पे मगोशी कहते हैं। मगोशी उन औरतों की आत्माएं होती हैं जो कि बहुत बुरी मौत मरती हैं। जब मेरी आंटी ने उसको देखे जाने की बात मेरी मम्मी को बताई तो ये बात आग की तरह हमारी पूरी कॉलोनी में फैल गई। लेकिन मेरे मम्मी पापा ऐसे थे जो कि इन सब चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। मैं भी इन सब घटनाओं पे कुछ खास बिलीव नहीं करता था। हाँ, पहले मैं बहुत डरता था, लेकिन अब नहीं। जब आंटी की ये बात सब लोगों को पता चली तो पूरा मोहल्ला अलग अलग तरह की बातें करने लगा। अगले कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस घटना को 1 महीना बीता और जैसे ही 1 महीना बीता हमारे मोहल्ले के एक और अंकल ने उस चुड़ैल को देखने की बात कही। ये सब इसी तरीके से अगले 3 महीने तक और हुआ और तब जाके सब लोगों ने कहा कि वो जो मगोशी है वो सिर्फ अमावस्या की रात को ही दिखती है। और सच में जिसको भी वो दिखती थी उसकी जो हालत थी वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता था। वो उसके बारे में बात करते हुए भी कांप जाता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ ही हो जाएगा, और वो भी मेरी गलती के ही कारण। दरअसल हुआ यूं कि मैं और मेरे दोस्त इसी मगोशी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो इस बार अमावस्या की रात को उस मगोशी को देखते हैं चलो। मेरा इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, या फिर यूं कहूं कि तब तक नहीं जब मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए इंदौर जा रहे हैं। मेरा बड़ा भाई इंदौर में पढ़ाई करता है और वहीं रहता है, तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए उसके पास जा रहे हैं। यानी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर पे अकेले रहने वाला था। अब क्योंकि मैं एक अच्छी कॉलोनी में रहता हूँ तो यहाँ पे अकेले रहने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे घर के 3 घर आगे ही एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी घर है और पड़ोस की एक आंटी मम्मी की काफी अच्छी फ्रेंड है जो कि मेरे खाने पीने का इंतजाम आराम से कर देती थी। इसीलिए मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे दोस्तों ने अपना मन पक्का कर लिया था कि वो अमावस्या की रात को उस चुड़ैल को देखने के लिए आएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वो दिन आया उसी दिन सबको पता नहीं कुछ ना कुछ काम पड़ गया। कोई शादी में चला गया तो कोई पता नहीं क्या, लेकिन कोई भी उस रात बाहर को नहीं आया। मैंने तो सोच लिया था कि आज रात मैं ये साबित करके रहूंगा
कि चुड़ैल वुड़ैल कुछ भी नहीं होता। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। मैं उस मगोशी को देखने के लिए बेकरार हो रहा था। अब तक जितने भी लोगों ने उसे देखा था सब कहते हैं कि वो 2 या 3 बजे के आसपास, इसीलिए मैं 2 बजे घर से बाहर जाने वाला था। मुझे वैसे यही लगता था कि मगोशी जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। घर की सारी लाइट्स बंद करके, दरवाजा बंद करके मैं धीरे से बाहर को आया। हमारे घर के सामने ही एक गार्डन टाइप का एरिया है और उसके पास में ही सारी गाड़ियां और बाइक्स खड़ी होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं पे बैठूंगा। मैंने घड़ी निकाल के टाइम देखा तो अभी 2 बजने में थोड़ा टाइम बाकी था। उस समय पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा हो। इंतजार करने के बाद आखिरकार 2 बज ही गए। मैं 2 बजने के साथ ही मैं अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या मुझे कुछ दिखेगा। दिल में एक अजीब सा डर उभर रहा था। मैं काफी देर तक देखता रहा लेकिन कोई भी मुझे नहीं दिखा। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और 2:30 बज गए रात के, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और अब मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट इंतजार करके सीधा अपने घर में जाके सो जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। वो 10 मिनट भी बीत गए लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज मैंने नोटिस करी। पिछले 1 घंटे से जब से मैं जगा था, किसी ना किसी चीज की आवाज लगातार मेरे कान में आ रही थी, या तो कुत्ते के भौंकने की हो या फिर किसी गाड़ी की। लेकिन काफी देर से मैं कुछ न कुछ आवाज सुन रहा था, लेकिन पिछले 10 मिनट से मेरे कानों में कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, किसी छोटी से छोटी चीज की आवाज भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि पिछले 10 मिनट में इतनी तगड़ी शांति हो गई थी कि वो शांति ही मुझे अब खा रही थी। आप एक बार खुद ही सोचिए, आखिरी बार आपके साथ ऐसा कब हुआ था? आपके साथ आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई भी आवाज नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से ये काफी डरावनी बात है। फिर भी मैं अपने घर में जाने वाला था। मैं धीरे से जिस बाइक पर बैठा था उससे उतरा और जैसे ही मैं पीछे को मुड़ा तो मैंने देखा वहां पे कहीं पे भी कोई भी नहीं था, जिससे मुझे एक राहत की सांस ये मिली कि वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जैसे ही पीठ घुमा के वापस से चलने लगा तो मैंने किसी के बहुत जोर से सांस लेने की आवाज सुनी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने मेरे पैरों को उसी जगह पे जमा के रख दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर मानो अचानक से पत्थर के हो गए हों। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा डर गया था मैं। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे घर के पड़ोस में जो घर है, ये आवाज वहीं से आ रही थी। जब थोड़ा और ध्यान से देखा तो पता चला कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी आंटी की ही थी। वो काफी जोर जोर से सांस ले रही थी और उनके हाथ पांव काफी कांप रहे थे। वो अपने घर के गेट पे ही खड़ी थी और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे मुश्किल से 5 सेकंड ये समझने में लगे होंगे कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे देख रही हैं। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता वो डर की लहर जो कि मेरे अंदर उस वक्त दौड़ी, वो कितनी ज्यादा खौफनाक थी। मेरे पीछे कुछ ऐसा था जिसे देखकर आंटी बहुत ज्यादा डर गई थी और शायद अब बारी मेरी थी। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पीछे गर्दन घुमा के देख सकूं कि तभी मेरी आंटी ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी हरकत करी। वो अचानक से मानो किसी कुत्ते की तरह आवाज निकालने लगी। मुझे अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं हो रहा था और मैं उनसे भी डर गया था और उनके डर के कारण मैं अचानक से पीछे मुड़ा। और पीछे मुड़ने के बाद जो मैंने देखा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे। मैंने देखा कि सामने रोड के दूसरी तरफ एक औरत बिल्कुल सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वो हवा में तैर रही थी, यानी कि उसके पैर नहीं थे और वो बिना चले ही धीरे धीरे आगे की तरफ उड़े जा रही थी। मुझे ये समझते देर न लगी कि यही है वो। और अब जो मेरी हालत थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि अगर कोई मुझे उस समय काट भी देता
तो मेरे अंदर से खून नहीं निकलता। उसने अचानक से अपना मुंह ऊपर की ओर उठाया और मुझे उसकी लाल लाल सी आंखें दिखी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी आवाज मेरे गले में ही रुक के रह गई। यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो पता नहीं कैसे हवा में उड़ते उड़ते ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े जा रही थी। मुझे अचानक से अपने गाल पे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। बस मैं अपने हाथ को ही अपने गाल पे लगा पाया और मुझे महसूस हुआ कि मैं रो रहा था। अचानक से मेरी नजर पीछे गई तो देखा कि मेरी आंटी भी वहां पे अब नहीं थी। यानी कि इस पूरी जगह पे सिर्फ अब मैं था जो कि उसे देख रहा था। लेकिन जब मैंने अपना मुंह पीछे घुमाया और उसकी तरफ देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। जैसे ही मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि अब वो औरत मेरे घर के गेट के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई थी। उसने अब अचानक से मुझे देखकर अपना मुंह खोल लिया और उसका मुंह खोलने के बाद जो मैंने उसके दांत देखे वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके दांत काफी नुकीले और टेढ़े मेढ़े थे। मतलब इतना तो मैं साफ कह सकता हूँ कि वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकती। मैं बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं सांस लिए बिना ही ना मर जाऊं। पता नहीं लेकिन कैसे मेरे अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बिल्कुल उसके सामने से भागता हुआ गया और उसके आर पार निकल गया और उसके बाद मैं अपना गेट खोल के सीधा अंदर चला गया। मुझे अब तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मैंने जो देखा वो सच में हो भी रहा था या फिर सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना थी। मैं बेड पर लेटा और जोर जोर से रोने लगा। मेरे मम्मी पापा अगले दिन सुबह 9 बजे आने वाले थे। यानी कि मुझे तब तक अपने घर में अकेला ही रहना था। बड़ी मुश्किल से फिर भी मैंने डरते डरते चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और मम्मी पापा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक मैं बेड पे ऐसे ही रोता रहा और अलग अलग भगवान के नाम लेता रहा। कभी हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी, बस यही बोलता कि जो भी हो मुझे बचा लीजिए। आधा घंटा तकरीबन मैं ऐसे ही बेड पे लेटा रहा और जब मुझे लगा कि अब बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैंने कृष्ण जी की मूर्ति हाथ में ली और धीरे से उठ के बैठा। लेकिन जैसे ही मैं उठ के बैठा न जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं अपनी गर्दन पीछे घुमाता तो ऐसा लगता आगे से कोई देख रहा है और जैसे आगे देखता तब लगता कि पीछे से कोई देख रहा है। डर इतना ज्यादा लग रहा था कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता। कृष्ण जी की मूर्ति को मैंने अपने हाथ में कस के पकड़ा हुआ था। अपने आप पे घिना रही थी कि मैंने ये सब करने की कोशिश की। क्या जरूरत थी मुझे ये देखने की कि कोई चुड़ैल होती है या फिर नहीं होती। अब मैं आखिर क्या करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। टाइम देखा तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। मेरे दोस्त डेली सुबह मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते थे उस समय और वो 5 बजे के बाद ही आते थे। यानी कि अगले 1.5 घंटे मुझे अकेले ऐसे ही रहना था। बेड पे एक कोने में जाकर मैं लेट गया, आंख बंद करके ये कोशिश करने लगा कि मैं जल्दी से सो जाऊं। लेकिन आंख बंद करते के साथ ही मेरे सामने वो मगोशी आ जाती और उसका चेहरा सोचते के साथ ही मेरी जो हालत होती वो पूछिए ही मत। बस बार बार यही दिमाग में आता कि आज वो अमावस्या की रात है और वो मगोशी पता नहीं अब क्या कर दे। पता नहीं कैसे मुझे भी नहीं पता चला कि कब मैं एक बार फिर से रोने लगा और रोते रोते ही मेरे कानों में अचानक से एक आवाज आई और सच कह रहा हूँ वो आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। मुझे बस इतना समझ में आया, तूने क्या सोचा था ये तेरा भगवान तेरे को बचा लेगा। और जैसे ही ये आवाज मेरे कान में पड़ी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हाँ, ये मैं ही हूँ जिसे तू देखना चाहता था, मैं ही हूँ। देख लिया ना अब तूने मुझे। ये आवाज सुनते ही मैं इतनी जोर से डरा कि मैं जोर से चिल्लाया, मदद करो, कोई बचाओ मुझे। मैं भाग के गेट के पास गया लेकिन गेट भी नहीं खुल पा रहा था और मुझे अपने कानों में सिर्फ हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी और मेरे कानों में एक डरावनी सी आवाज आने लगी। जब तुम बेड पे से नीचे उतरते हो तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बेड के नीचे से 2 हाथ निकल के आएंगे और तुम्हें खींच के नीचे ले जाएंगे। चाहे रात हो या दिन हम हमेशा यहीं रहते हैं।
तुम लोगों के पास। जरा ऊपर तो मुड़ के देखो, क्या पता हम ऊपर अलमारी के ऊपर बैठे हों, या फिर तुम्हारे घर के उस कोने में जहाँ पे अंधेरा हो सकता है हम तुम्हारे घर के बाथरूम में हो, या फिर तुम्हारे घर की किचन में। कभी सोचा है जब तुम अपने घर के किचन या बाथरूम में जाते हो तो तुम्हारे रास्ते में कितने अंधेरे कोने मिलते होंगे? क्या पता हम उनमें से किस कोने में छुप के बैठे हों। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जब चाहे हम तब तुम्हें तड़पा सकते हैं, लेकिन तुम इंसानों को हमारी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। क्या तुम घर पे जब रात में अकेले रहते हो तो तुम सच में अकेले होते हो? क्या तुमने कभी भी अपने पीछे मुड़ के अचानक से देखा कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं बैठा? जरा पीछे कभी मुड़ के देखो तो सही, क्या पता तुम्हारे बेड के पास ही कोई खड़ा हो जो कि अपनी आंखों से तुम्हें देख रहा हो। हम बस उसे ही देखते हैं जिसे हम दिखना चाहें। तुम क्या सोचते थे कि हम सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं? ये गलती तुमने आज तो कर दी, फिर कभी भूल के ही मत करना। शायद अगली बार मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ूं। और बस ये आवाज अचानक से शांत हो गई। वो आवाज ही नहीं, पूरे घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कुछ भी डरावना सा तो मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक खड़े खड़े ही मुझे जोर जोर से चक्कर आने लगे और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं चक्कर खाकर वहीं पे बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर था और उस वक्त तक मेरे मम्मी पापा भी आ चुके थे। मेरी आंख दरअसल सुबह के 11 बजे खुली थी। मेरे वो दोस्त भी घर आए थे जिन्होंने रात में घूमने का प्लान बनाया था। सब के सब झूठे थे, उनमें से कोई भी नहीं आया था। पापा ने मुझसे बस इतना पूछा, ये बताओ तुम गेट के बाहर बेहोश कैसे हो गए? मैंने कहा कि मैं गेट के बाहर था, लेकिन मैं तो घर के अंदर आ चुका था, तो आखिर मैं गेट के बाहर कैसे बेहोश हुआ ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर भी मैंने जैसे तैसे बहाना किया और अपने पापा को समझा दिया। उसके बाद शाम को जब मैंने उन आंटी को देखा जिन्हें मैंने बीती रात देखा था तो मेरी हवा खराब हो गई। वो आंटी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी नजरों से ही मेरी ओर घूर रही थी। बस मैं यही चाहता था कि इस घटना को मैं भूल जाऊं। इस घटना को मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया और ना ही कभी सोचा था कि किसी को बताऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर ये घटना मुझे खाए जा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी न किसी को तो उसके बारे में बताना ही पड़ेगा। इस घटना को बीते हुए अब तकरीबन 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस बारे में सोचते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। सब लोग सोचते होंगे कि मैं कितना बहादुर हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं किसी अंधेरे कोने में खड़ा होता हूँ या फिर जब भी अकेला होता हूँ तो सबसे पहले अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ कि क्या कोई है। किचन में जाते हुए सबसे ज्यादा मेरी नजर होती है उन अंधेरे किनारों पर, क्या वहां पे कुछ अजीब तो नहीं है। इस घटना ने मानो मेरे मन में एक डर बिठा दिया है, वो डर जो कि शायद ही जिंदगी भर मेरा पीछा छोड़े। अब इस डर के साथ जीने की आदत हो गई है। हो सकता है आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना गलती से हो जाए तो आपको भी हो जाए।